मुश्किलें थोड़ी अलग है औरों से, मगर भावनाएं नहीं। सपने हमारे एक जैसे हैं, लेकिन रियलिटी में कहीं भेदभाव है। राहों में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन हमराही हमेशा साथ निभाते हैं। रेडियो मधुबन 90.4 FM पर सुनिए कार्यक्रम हमराही। दिव्यांग साथियों की कहानी, जिंदगी का साथ निभाने की ये है खास कहानियाँ। सिर्फ रेडियो मधुबन 90.4 FM पर रविवार शाम 5 बजे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमराही हमराही। रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हूँ आप सबका अपना प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है हमराही, और आप इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। एक बीच में सप्ताह का गैप आ गया श्रोताओं, लेकिन कोई बात नहीं। आज एक बार फिर से उस गैप की भरपाई करते हुए आज का ये विशेष कार्यक्रम लेकर के आप सबका एक बार पुनः इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। रेडियो मधुबन के इस बहुत ही ज्ञान से भरपूर मंच पर। श्रोताओं, आप सब जानते हैं हमराही कार्यक्रम के बारे में कुछ ऐसी भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कार्यक्रम अब 1 वर्ष से भी ज्यादा समय से आप सुन रहे हैं और काफी हद तक कार्यक्रम की भावनाओं से, हमारी अपेक्षाओं से, इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने वाले मेहमानों की कहानियों से अब आप रूबरू हो चुके हैं। लेकिन फिर भी हमराही प्रयास है समाज में सकारात्मकता लाने का। हमराही प्रयास है समाज में दिव्यांग और गैर दिव्यांग के बीच का ये जो अंतर है उसको मिटाने का। हमराही का प्रयास रहता है सब बराबरी से रहें, सबको प्यार मिले, सबको अधिकार मिले, सब अपने अपने कर्तव्यों को समझें। इसीलिए आज ऐसी ही एक कहानी लेकर के हम आपके बीच में हाजिर हैं। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो हैं सर संजय दुर्गादास मुले सर और उनकी श्रीमती जी सौ कमल मैम, और ये दोनों अमरावती महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले स्वागत करते हैं संजय सर और कमल मैम का हमराही के इस कार्यक्रम में। सर और मैम, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। कार्यक्रम का नाम है हमराही और मेरा नाम तो आप सब जानते ही हैं, संदीप त्रिवेदी। संजय सर, कैसे हैं आप? जी मस्त मजे में हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छे। तो हमारे श्रोताओं को सर थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए कि आपको कौन सी दिव्यांगता है और आजकल आप क्या कर रहे हैं, और अपने थोड़ा सा जीवन के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। हाँ जी, मैं संजय दुर्गादास मुले जी। दिव्यांगता के दृष्टि से मैं दृष्टिबाधित हूँ जी, संपूर्णतया दृष्टिबाधित हूँ जी। और फिलहाल मैं समावेशित शिक्षण तज्ञ के पद पर जी जिला वर्धा में अष्टी पंचायत समिति में कार्यरत हूँ जी। ये वर्धा जिला और अष्टी पंचायत समिति दोनों महाराष्ट्र में ही है। अच्छा, जी जी जी। तो जैसा कि जी दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए ही काम करना पड़ता है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है सर। तो सर, ये वर्धा और अमरावती क्या दूर दूर हैं या आसपास ही हैं? अष्टी से अमरावती 65 किलोमीटर का फासला है। ओह, तो ये रोज का सफर कैसे तय करते हैं आप? बाय स्टेट ट्रांसपोर्ट। स्टेट ट्रांसपोर्ट, लेकिन काफी वक्त लगता होगा, काफी 1.25 घंटा। काफी दिक्कत होती होगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं होती है? नहीं। अच्छा, तो थोड़ी बहुत भी आंखों में रोशनी नहीं है आपके सर? नहीं, मैं जन्म से अंधा हूँ। अच्छा, जन्म से दृष्टिबाधित है। ओह, ओके। तो इसका मतलब तो फिर ये कुछ कह ही नहीं सकते कि वो कौन सी समस्या रही होगी आंखों में, क्योंकि जन्म से ही आपने बताया, इसीलिए तो प्रैक्टिस हो गई है। उस जमाने में सर आपके परिवार में या आपके आसपास ब्लाइंड व्यक्ति को लेकर के क्या माहौल था, मतलब लोगों की क्या सोच? जैसा मेरा जन्म हुआ, मेरे साथ में मेरा भाई भी ब्लाइंड है। अच्छा। विजय दुर्गादास मुले, वो भी
दोनों जी। आंखों से दृष्टिबाधित है। अच्छा मेरे माता का ख्याल यही था कि जगत में 2 ही अंधे हैं, अच्छा, वो हमारे बेटे, बाकी दोनों कोई नहीं। वो बाकी कोई नहीं है, दोनों हमारे पुत्र हैं जी। हाँ, दोनों हमारे पुत्र ही दृष्टिबाधित है, बाकी कोई दृष्टिबाधित नहीं। इस विषय पे उनको चिंता बहुत थी। जी लेकिन 1977 में जब हम अमरावती में अंध विद्यालय में प्रवेश करने वाले थे, जी उस वक्त माता ने जब देख लिया कि जगत के बहुत से अंध यानी दृष्टिबाधित व्यक्ति यहाँ पढ़ाई चालू है, तो थोड़ी सी तसल्ली हुई उनके मन में कि नहीं, अपने बच्चों से अलग भी कोई और है। जी क्योंकि पहले तो हम देहातों में रहते थे, जी। अमरावती में बाद में आए। अच्छा जी। मेरा जन्म यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में है, अच्छा और उसके बाद कुछ साल बाद हम बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में रहे देहात में। यानी यहाँ तक कि मुझे ज्ञात ही नहीं था कि मैं एक दृष्टिबाधित हूँ करके। अच्छा ओह। सामान्य बच्चों के साथ में खेलना, सामान्य बच्चों के साथ में घूमना फिरना जी सब होता था। तो मोबिलिटी की प्रशिक्षण तो अलग से तो कुछ मिला नहीं जी। लेकिन मोबिलिटी क्या है ये भी मैंने जाना नहीं कभी जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, आपके सर जो पिताजी मतलब रहे वो क्या सरकारी नौकरी में थे या नहीं? जी हाँ, मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में आरोग्य विभाग में थे। अच्छा, बहुत बढ़िया। और मलेरिया निरीक्षक थे, मलेरिया के निरीक्षक थे जी। तो शिक्षा का स्तर कहना चाहिए ठीक था मतलब आपके परिवार में? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, बहुत अच्छी बात। दोनों माता पिता 10वीं पास हो चुके हैं। जी जी जी। तो उस जमाने में सर क्या आपके आसपास के समाज में कहीं अंधविश्वास का भी कुछ स्थान था? अंधविश्वास का स्थान बाकी लोगों में था, लेकिन मेरे माता पिता उस पर विश्वास नहीं करते। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और मेरा ख्याल है आप शायद ब्राह्मण समाज से आते हैं, है ना? जी जी, हाँ जी 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 जी। तो ये कर्म कांड और ये सब तो माहौल चलता ही रहा होगा परिवार में? हो वो तो करते ही है। वो तो करते ही है। आपने भी कुछ सीखा सर? हाँ जी, मैं पौरोहित्य करता हूँ, पुरोहित के तौर पे काम करता हूँ। अरे वाह, क्या क्या करते हैं आप? हाँ, मैं जैसे सत्यनारायण महाराज की पूजा, रुद्राभिषेक, गणेशाभिषेक, वास्तु शांति जी, और दुर्गा सप्तशती पाठ। ओहो, ये सब आपको कंठस्थ है या ब्रेल का सहारा लेते हैं आप इसके लिए? कुछ ब्रेल का सहारा, कुछ कंठस्थ। तो मतलब बाकी लोगों के, यानी आप जो जजमान होते हैं उनके घर भी जाकर के ये सब करते हैं, कथा वगैरह? हाँ जी। तो क्या रिस्पांस, मतलब कैसा उनकी तरफ से आदर सत्कार मिलता है आपको? बढ़िया, अच्छा कार्यक्रम चल रहा है अभी तो। अच्छा चल रहा है, लोग सम्मान देते हैं, पूरा देते हैं मतलब? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कभी कहीं ऐसा नहीं लगा आपको कि ब्लाइंड होने की वजह से आपके आदर में कहीं कुछ कमी रही हो, ऐसा तो नहीं लगा आपको कभी? कतई नहीं, कतई नहीं। ये जैसे ये सर्विस से पहले मैं एक तो डोर टू डोर सेलिंग करता था। अच्छा। डेली नीड्स का। साथ ही इसका पौरोहित्य का जब भी काम रहा तो वो डेली नीड्स बाजू में रहता था और पौरोहित्य पहले कार्यक्रम जी। जो सम्मान जो बाकी पंडितों को मिलता है उसी तरह से मुझे भी सम्मानित किया जाता था। वाह, क्या बात। और समूह के साथ में भी कई बार आवर्तनों को वगैरह जाता रहा। बहुत अच्छे। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि कमल मैम भी अपने बारे में हमारे सुनने वालों को बताएं, अपने बारे में थोड़ा सा, वो किस तरह से मतलब आपके साथ जुड़े हुए हैं और वो कहाँ तक शिक्षित हैं, थोड़ा सा ये भी बताएं। और वो तो शायद दृष्टिवान है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बोला? हाँ जी जी। कमल मैम, आप तो दृष्टिवान हैं? हाँ, मैं दृष्टिवान हूँ सर। जी जी। कहाँ तक पढ़ाई हुई है आपकी, थोड़ा सा बताएं मैम। मैं 10वीं तक पढ़ी हूँ। 10वीं तक, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो संजय सर के साथ जीवन कैसा चल रहा है आपका? बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया। हाँ। अच्छा, क्या बात। कैसे मिलना हुआ आपका संजय सर से? मैं तो जलगांव जामोद से रहने वाली हूँ जी। और ये अमरावती में रहते थे। हाँ हाँ। उनकी बड़ी बहन वहाँ है जलगांव जामोद में। अच्छा। तो उनकी और हमारी मुलाकात हो गई थी जी। मैं डेली कलेक्शन करती थी महिला संस्था में, जलगांव जामोद में। अच्छा। महिला संस्था में जी। तो उसकी वजह से उनके यहाँ आना जाना था मेरा। तो एक दिन वहाँ अचानक ये आ गए वहाँ जलगांव में। जी जी जी। हाँ, तो मैंने उनको देखा। अच्छा। हाँ, वहाँ देखा था एक बार जी। फिर उसके बाद कभी हमारी मुलाकात नहीं हुई थी, वहाँ मैंने देखा। अच्छा। पहले दिन से मैंने उसको खाली देख लिया, दूसरे दिन मैं गई तो उन्होंने बिना देखते ही बता दिया कि मासी जी आप इधर है। आपको पहचान लिया कि भाई आप आ गए हैं? हाँ। अच्छा, क्या बात है जी।
तो उन्होंने उनके बहन को बोल दिया कि मासी आ गई करके। तो मैंने उनको पूछा कि इनको तो दिखता नहीं, उन्होंने कैसा बताया? तो उनके बहन ने बताया कि वो ही जानते हैं। अच्छा, हम इसको कुछ भी नहीं जानते। एक बार जिसको देख लिया जान लिया तो वो दोबारा पहचान गए थे। अच्छा, बस उतनी हमारी मुलाकात बाद में शादी के बाद। लेकिन शादी की चर्चा किसने चलाई आपसे? शादी की चर्चा उनके बहन ने चलाई। अच्छा, उनकी बहन ने चलाई। हाँ, तो आपने कभी ये नहीं कहा कि नहीं वो उनको दिखाई नहीं देता है, मैं कैसे उनके साथ जीवन बिताऊंगी? कभी ये मन में प्रश्न नहीं आया आपके? नहीं, ऐसा तो कुछ प्रश्न नहीं आया मन में। नहीं तो आपने मतलब तुरंत हाँ कैसे कर दी? क्या वजह रही? बस यही कि खाली दिखने में अच्छे है, भाव अच्छा है जी, बस। और तो आपके परिवार में आपके मम्मी पापा भाई वगैरह उनका क्या मानना था, उनका क्या सोच था? हुआ थोड़ा सा, क्योंकि एकदम तो कोई तैयार नहीं होता था ना। नहीं होता है, जी 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 जी। हाँ, एकदम तो कोई तैयार नहीं होता। आपने घर जाके बताया होगा ना, भाई ऐसे ऐसे एक रिश्ता आया है मेरे लिए? हाँ, मैंने बताया घर जाके। मेरे को तो बताने का काम ही नहीं रहा जी। उनके बहनी वहाँ आए, उन्होंने बताया, फिर जान पहचान हो गई और शादी हो गई। तो आपके पिताजी मतलब मान गए आसानी से? हाँ, मान गए। थोड़े नाराज थे। अच्छा, नाराज तो थे मतलब थोड़े बहुत। संदीप जी, मेरा और इनका इंटरकास्ट विवाह है। अच्छा जी जी। ये बारी समाज से रिलेट करती है, यानी पान का मल्ले वाले रहते ना जी जी, खाने के पत्तों का जो मला रहता जी, खाने के पत्तों की खेती। अच्छा अच्छा, जी जी जी। तो ये उनका मूल व्यवसाय वो था जी। शुरू में उनसे विरोध हुआ, उन्होंने विरोध भी किया कि इस तरह से एकदम कदम उठाना गलत है जी। लेकिन जब पूरा जान लिया, घर को आके देख लिया, तो थोड़ी सी उनको भी तसल्ली हो गई कि नहीं, कुछ अच्छा घर है वगैरह। अच्छा, तो संजय सर, मेरे मन में ये प्रश्न आ रहा है कि आपने आपकी सिस्टर को कह रखा था या उनको ही लगा कि भाई मेरा भाई अब काफी उम्र हो गई है, विवाह करना है? ऐसा है कि पहले तो मेरी बहना ने इनको भी बताया था कि कोई ब्राह्मण की लड़की ढूंढो संजय के लिए जी। तो फिर बाद में कुछ दिनों बाद बहना ने इनसे भी बात चलाई कि अब अभी संजय इंटरकास्ट भी करने को तैयार है। अच्छा, तो क्या आप कर सकोगी? जी। तो इनके तरफ से उत्तर ये था कि अगर इनको कोई गलत आदत नहीं है जी, यानी दारू पीना या किसी तरह का नशा करने की आदत नहीं है जी, और खाली दृष्टिहीनता ही उसका एक यह है, व्यंग्य है जी, तो कोई ऐसी आपत्ति नहीं है। अच्छा, ये इनकी तरफ से था उत्तर। अच्छा। फिर बहना ने आगे बात चलाई। मेरी वो 2 नंबर की बहन है, बड़ी बहन तो अमरावती में रहती है, 2 नंबर की बहन जलगांव जामोद में ब्याही गई है जी। जीजाजी भी ट्यूशन लेते हैं और बहना भी ट्यूशन लेती है जी, ट्यूशन पढ़ाती है जी। अभी उनका सब कुछ अच्छा चल रहा है, बच्चे भी नौकरी पे लग चुके हैं। बहुत अच्छी बात है जी। तो आपने सर और भी कहीं प्रयास किए थे विवाह के लिए या मतलब कहीं और? बहुत जगह पे गया था मैं। तो क्या माहौल, मतलब क्या था आमतौर पर, आपको क्या रिस्पांस मिला लोगों का? अब ये हमारे समाज की बात अगर हम कहेंगे तो आपको तो बहुत बुरा लगेगा। नहीं, वो तो जो आपके साथ सर जो हुआ है वो आपने मतलब एक तरह से देखा है, आपने समझा है वो सारा कुछ, तो वो तो जानना जरूरी है ना सर। जैसी लड़कियां मेरे को आती थी जी, एक तो उनमें कुछ व्यंग था। अच्छा। एक तो बिल्कुल दोनों पैरों से अपाहिज थी जी। तो उनके अभिभावकों ने बताया कि हम तुम्हें कार देंगे। अच्छा। एक तरह का प्रलोभन था वो कि हम तुम्हें कार देंगे। अच्छा। तो मेरा ये कहना था कि अगर ये लड़की एक जगह पे बैठी रही है और मैं अगर कहीं गड्ढे में गिर रहा हूँ तो ये कैसे बताएंगी? अच्छा। क्योंकि एक तो जो जीवन रथ है उसका एक पहिया तो सुदृढ़ चाहिए। अच्छा, ये मेरी सोच है। आपकी सोच है, लेकिन आपने भी अपने जीवन में देखा होगा सर, ऐसे भी बहुत सारे जोड़े तो रहे हैं। हाँ जी, है ना? जोड़े दोनों दृष्टिबाधित एक तरफ से ठीक भी रहा, लेकिन जो पूरी तरह पैरों से अपाहिज है उसको यदि कोई घर में काम कराना है तो उनका ये कहना था उसको एक बार खुद से भी बिठा दो बोले, फिर वो काम करेगी। अच्छा। मैंने बोला फिर मैं मेरा काम करने कब जाऊंगा? यदि मैं उसके आगे पीछे दौड़ता रहूं तो मेरा काम कब रहेगा?
लेकिन हमारे इस कार्यक्रम में सर एक परिवार ऐसे आए थे, हाँ जी, जिसमें जो हस्बैंड है वो पूरी तरह से टोटली ब्लाइंड, हाँ जी, और जो उनकी वाइफ है वो पूरी तरह से पैरों से विकलांग। हाँ जी, लेकिन बहुत अच्छे से खुशी खुशी उनका जीवन चल रहा है। धन्यवाद सर। हाँ, ऐसा इस कार्यक्रम में हमारे एक मेहमान आए थे। जी जी जी। तो कुल मिलाकर के मतलब ये तो एक उदाहरण हुआ। हाँ जी। लेकिन और भी दृष्टिवान लोगों से भी आपने प्रयास किए होंगे और जगह भी आप गए होंगे। बहुत जगह पे मैं जैसा मेहमान के तौर पे कहीं बाहर गया नहीं। जी जी। लेकिन जो हमारा जो वधूवर सूचक ये मैट्रोमिनियल होता है। जी 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 जी। परिचय सम्मेलन, सभा का परिचय सम्मेलन। हाँ, परिचय सम्मेलन तो 1993 से लेकर तो 2003 के जुलाई तक 10-12 इसमें गया मैं। अरे बाप रे बाप, 10-12 साल प्रयास करना पड़ा मतलब आपको। हाँ हाँ। तो लेकिन हुआ ऐसा कि हर कोई यही बोलता था कि आपका बच्चा अंधा है। अच्छा। अंधे को लड़की देने के बजाय तो हम उसे कहीं और दे देंगे, लेकिन अंधे को नहीं देंगे। कुल मिला के यही सोच हर जगह थी कि हाँ इनको मतलब अगर दिखाई नहीं देता है तो इनको लड़की नहीं दे सकते हैं। हाँ जी। तो और बोले करेंगे क्या, बोले ये घर में बैठे रहते होंगे, बोले हमारी ही लड़की को मेहनत करना पड़ेगा। ओहो, बड़ा मतलब बड़ा गलत है, बड़ा मुश्किल है। ये सब सुन करके भी बड़ा अजीब लगता है सर। जी जी। लेकिन अभी क्या माहौल है आपके आसपास के समाज में? आजकल क्या स्थिति है? कुछ सुधार हुआ है या अभी भी वैसा ही लगता है आपको? नहीं, अभी क्या है कि अभी तो इधर महाराष्ट्र में जो लड़कियों की पढ़ाई बहुत ज्यादा हो रही है और लड़कों की पढ़ाई से लड़कियों की पढ़ाई बढ़ गई, उनकी अपेक्षाएं बढ़ गई जी। यानी वो डॉक्टर है तो उसको डॉक्टर ही चाहिए, इंजीनियर है तो इंजीनियर ही चाहिए। और वो भी अभी एक मेरे दोस्त का बेटा है जी, उसका नाम है प्रतीक कुलकर्णी जी। वो एक बार ट्रेन से जाते जाते उसके आंखों में पत्थर लग गया। ओह अच्छा। एक आंख थोड़ी सी कमजोर हो गई है उसकी। जी जी जी। लेकिन ये पुणे के कॉग्निजेंट कंपनी में सक्सेसफुल इंजीनियर है जी। आज 40 लाख का पैकेज उसका, सालाना 40 लाख का पैकेज है जी। लेकिन फिर भी ये एक आंख की कमी के कारण लोग उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। बताइए, एक आंख में ही है जबकि परेशानी तो भी। हाँ, और वो भी कमजोर है नहीं, ऐसी नहीं है, आंखों में दृष्टि है लेकिन थोड़ा कमजोर है आंख। तो इसका मतलब माहौल मतलब बहुत ज्यादा सुधरा नहीं है? नहीं, अभी तक कुछ इतना सुधार नहीं है माहौल में। तो आपने बताया सर आपके भाई भी दृष्टिबाधित हैं। हाँ जी। तो उनके भी विवाह में इतनी ही दिक्कत आई? हाँ जी, उनका भी इंटरकास्ट हो चुका है। नहीं हो तो चुका है, लेकिन उनको भी ऐसी ही दिक्कतें आई या उनको कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आई? कम हम दोनों भी साथ साथ में ही थे विवाह के लिए खड़े। हाँ अच्छा। क्योंकि पढ़ाई साथ साथ हो गई, पहली कक्षा से बीए फाइनल तक साथ में पढ़े जी। कला स्नातक हमने शिवाजी कॉलेज में किया अमरावती में और फिर उन्होंने MSW किया है जी। कला स्नातक के बाद मैंने पढ़ाई वैसे रोक दिया था जी। फिर पुणे में डीएड किया, अपना जो स्पेशल डीएड है जी जी जी। उसके बाद 10 साल बेरोजगारी रहा, 1996 से 2006 तक मैं बेरोजगार ही था लगभग जी। ये जो शादी हुई ये मेरे जो पेशा था डोर टू डोर सेलिंग इसके अनुसार हुई। अच्छा। ये तो मेरे पत्नी के पैरों के शुभ चिन्ह बताई कि 2006 में मैं नौकरी पे लग गया। नौकरी पे आ गया आप, बहुत सही। जी जी जी। ऐसा कुछ नहीं सर। बिल्कुल सही किया। नहीं ये तो मतलब जो हुआ है वही बता रहे हैं ना कमल जी। लेकिन ये बात तो है, कभी मतलब आपके भी मन में तो ये बात आई होगी ना, यार सरकारी नौकरी तो है नहीं, क्या करूंगी मैं, कैसे मतलब घर चलेगा। हाँ। तो आया नहीं आपके मन में कि भाई ये जो है एक तो ब्लाइंड है, ऊपर से सरकारी नौकरी भी नहीं है, घर कैसे चलेगा? हाँ आता है ना। फिर सब चिंता करते हैं कि कुछ नहीं है, खुद की कमी अभी कुछ नहीं तो कैसा करेंगे, ऐसा तो सभी बोलते हैं। अच्छा। लेकिन फिर भी हमारा भाग्य से सब कुछ अच्छा हो गया जी। अच्छा, तो कभी भी ऐसी कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई आपको? नहीं। अच्छा, इतने सालों में जो सर का व्यवहार है,
जो सर का एक स्वभाव है वो सबसे मतलब आपको लगता है सब अच्छा है? स्वभाव तो बहुत अच्छा है उनका। कभी कहीं ऐसा तो नहीं कि सर को मतलब कहीं गुस्सा आता हो और आप लोगों का थोड़ा बहुत मतलब वो तो एक बात अलग है भाई, गुस्सा आना कुछ नया नहीं है। आते हैं ना, वो तो आता ही है सभी को, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी 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 जी। लेकिन वो आना भी वो आता है, मुझे भी आता है। वो आना भी चाहिए ना प्यार के लिए, तो मेरे को लगता है। क्यों संजय सर? हाँ जी हाँ जी, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी सी अनबन अगर नहीं रही तो प्यार में मिठास नहीं रहेगी। तो अभी परिवार में कौन कौन है संजय सर आपके? मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों हैं, और माता पिता है। अच्छा, तो माता पिता काफी बुजुर्ग हो गए होंगे? हाँ जी हाँ जी, अभी पिताजी 81 साल में चल रहे हैं जी, और मम्मी 75 चालू है। अच्छा, तो आप दोनों सेवा कर रहे हैं माता पिता की, बहुत अच्छी बात है ये। हाँ जी। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही, और आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान श्रीमान संजय मुले सर और उनकी श्रीमती जी साऊ कमल जी, जो कि अमरावती महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं। तो रेडियो मधुबन को यूं ही सुनते रहिए, आगे और बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। आपने बताया संजय सर कि अमरावती में ही अंध विद्यालय में आपकी पढ़ाई हुई जी। तो वहाँ मतलब कैसा माहौल था उस अंध विद्यालय में? आप उस समय क्या सुविधाएं थी, किस तरह का मतलब जीवन था वहाँ पर, और आज क्या स्थिति है, थोड़ा सा अगर आप बता पाए तो। अमरावती अंधशाला में उस वक्त कंप्यूटर नाम मात्र भी नहीं था जी, लेकिन जो शिक्षा हमें ब्रेल लिपि में दी गई है जी, वो सटीक और सच्ची शिक्षा दी गई। क्या बात है जी। यहाँ तक कि जितने भी मेरे शिक्षक रह चुके हैं जी, आमतौर पर उस वक्त सभी दृष्टिबाधित शिक्षकों को ही उसमें सम्मिलित किया गया था जी। नौकरी पर वहाँ दृष्टिबाधित शिक्षक ही थे जी। आज के जमाने में अभी कुछ दृष्टिवान शिक्षक भी उनका साथ दे रहे हैं जी, लेकिन जो ब्रेल का स्तर है आज के तारीख में, ब्रेल का स्तर थोड़ा कम हो गया है जी। ये बात महसूस करने की ऐसी है कि अभी दृष्टिबाधिता भी थोड़ी कम हो गई है, ऐसा मैं मानता हूँ जी। क्योंकि मैं जहाँ कार्यरत हूँ उस तहसील में केवल 4 दृष्टिबाधित बच्चे हैं। अच्छा। 260 कुल मिला के विकलांग बच्चे हैं, 260 में से 4 दृष्टिबाधित है जी, और अल्पदृष्टि या फिर वो बाकी जो है यानी वाचा दोष वगैरह ये ज्यादा है जी। हमारे जमाने में जो था कि ब्रेल लिपि से पढ़ाओ जी, और स्कूल में सुविधा जैसी चाहिए वैसी थी जी, लेकिन कुछ स्वावलंबन के भी पाठ पढ़ाए गए थे जी। जैसे ग्राउंड खुद तैयार करते थे हम लोग। अच्छा, खेलने के लिए? हाँ, खेलने के लिए। स्पर्धाओं में हिस्सा लेने के लिए भी खुद को पूरा तैयारी करनी पड़ती थी जी। आज की तारीख में जैसा कि सब रेडीमेड मिलता बच्चों को। तो एक सर सभी विशेष विद्यालयों की और खासकर जो अंध विद्यालय वहाँ पर आजकल ये समस्या है कि नामांकन बड़ा कम हो गया है, तो यही आपके यहाँ भी रही होगी यही स्थिति? अभी है, पहले नहीं था, अभी है ना। यानी मेरे वक्त 110-120 बच्चे पहली से 7वीं कक्षा तक थे। अच्छा अच्छा। अभी उनको यानी 35-40 बच्चे बहुत यानी मिलना भी मुश्किल है आजकल, यानी कई बार तो 1-2 क्लासेस बंद रहती है। क्या कारण देखते हैं आप इस सब का? एक तो ये समग्र शिक्षण अभियान का जो प्रचलन चल रहा है, इससे माता पिताओं को यानी अभिभावकों को उसमें पैसा दिखता है और ब्लाइंड स्कूलों में पैसा मिलता नहीं, लेकिन जो दृष्टिबाधित बच्चा है उसकी शिक्षा सही में ब्लाइंड स्कूल में होती है। मतलब आप ये मानते हैं कि दृष्टिबाधित व्यक्ति को स्पेशल स्कूल में ही जाना चाहिए? वो इसलिए कि वहां उसको 7 दिन पढ़ाई मिल रही है। बिल्कुल सही। सामान्य टीचर जो रहते, सामान्य शिक्षक जो रहते, वो ब्रेल पढ़ा नहीं सकते। चाहे मैंने लाख कोशिशें की कि सर आप ये ब्रेल का एक बार सीख लो आप ब्रेल, ताकि आपके यहाँ बच्चा जो पढ़ रहा है उसको आप यानी ध्यान दे सकोगे, उसको उसकी पूरी तरह से आप सिखा सकोगे जी, लेकिन लोग मानते नहीं, ये हमारे ऊपर बोझ है, ऐसा इस तरह का विचार रहता है। आपके जीवन पर सर थोड़ा सा लौटते हैं, खासकर शादी के बाद का जो जीवन रहा है। हाँ जी। इतना संघर्ष आपने देखा, इतनी मुश्किल से आपको जॉब मिली जी। आज जब पीछे मुड़ करके देखते हैं अपने जीवन को,
तो कहीं कोई मलाल, कहीं कोई शिकायत कुछ लगती है आपको? जैसा आज जो तनख्वाह पा रहा हूँ, इतनी कमाई मुझे वो धंधे में तो नसीब ही नहीं थी समझिए। आज के तारीख में 30,000 रुपए महीना कमाता हूँ जी। उसका मुश्किल से 1,500 रुपए महीना पड़ता था जी। मैंने सोचा कि भाई इतना अगर करना है 30,000 रुपए महीना, यानी कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कंधों पे एक तो थैलियां रहती थी, मैं खुद साइकिल चला नहीं सकता और जाना आना पैदल होता था। ऑटो से गया तो ऑटो के तो किराया पड़ेगा ही, समय बचेगा, लेकिन किराया तो जाएंगे, पैसा तो जाएंगे ही ऑटो में। लेकिन कुल मिलाकर के मतलब प्रश्न ये है कि कोई आपको शिकायत है अपने जीवन से? नहीं, वैसे शिकायत नहीं है, क्योंकि क्या है कि ये जो अभी जो मेरा जॉब चल रहा है वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस है, इसमें परमानेंट की चांसेस नहीं है। अब सरकार देती है आधा, उसमें चैन से रहने का। मतलब संतुष्ट हैं आप अपने जीवन से? संतुष्ट इसलिए हूं कि भाई कोई जो गलत आदतें नहीं है जी, किसी तरह का नशाखोरी या फिर सुपारी वगैरह इस तरह की कुछ भी आदत नहीं है। दाल रोटी खाओ, चैन से रहो, यही मेरी शिक्षा है। आप और मतलब आपके घर में जो बाहर के कामकाज होते हैं, जैसे सामान वगैरह लाना, रोजमर्रा के जीवन के, वो फिर आप ही करते हैं या कमल जी करती हैं? कुछ मैं भी करता हूँ, कुछ कमल करती है, या फिर कुछ हम दोनों करते हैं। अच्छा, लेकिन होता है ना कि कभी आप ले आए तो कुछ गड़बड़ भी हो सकता है उसमें। होता है ना क्योंकि समाज का आज भी वही विचार है जी। भले मुंह से व्यापारी लोग कहेंगे अरे हम ऊपर वाले को मुंह क्या दिखाएंगे। मैंने बोला भाई ऊपर वाले को बाद में दिखाना पड़ेगा, यहाँ मुझे पहले फेस करना पड़ेगा मेरे परिवार जी जी। तो मतलब कुल मिलाकर के वही परिस्थितियां हैं जो आमतौर पर सब जगह होती है। हाँ जी, हाँ जी। वैसा ये तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है ये हिमालय ट्रैकिंग से आया है। हिमालय ट्रैकिंग भी किया आपने? हाँ जी, हाँ जी। वो ये कहानी कैसे रही? ये 1989 में मैं 88-89 में मैं 12th में था। अच्छा। तो अमरावती में सूर्यकांत जोग नाम के माजी पुलिस इन जनरल थे जी। वे हमें पढ़ाते थे दोपहर को, जैसा रीडिंग करते थे हमारा। हाँ, रीडर थे आप लोगों के? हाँ, रीडर थे हमारे। और ये सौभाग्य अंध विद्यालय की तरफ से ही मिला था। अच्छा। तो वहाँ कुछ लोगों से परिचय हुआ जी। एक प्रमोद पटवर्धन थे, फिर उन्होंने दिल की बात खोल दी कि हमें ऐसी इच्छा है हमारी कि हम दृष्टिबाधितों को हिमालय ट्रैकिंग कराना चाहते हैं। अच्छा। 12वीं के दोनों भी बच्चे। हमने यूं ही बोल दिया कि भाई क्या हम नहीं हो सकते क्या? अच्छा। यानी हमारी भी कुछ ख्वाहिश है भाई, उत्सुकता में नया करने की। उत्सुकता में आपने बोल दिया कि भाई हम लोग ब्लाइंड है तो क्या हम नहीं कर सकते हैं? हाँ हाँ। फिर तो उन्होंने उस बात पे ध्यान दिया। फिर यहाँ हमें कैसे चढ़ना है, कैसे ढलान से उतरना है, ये सब प्रशिक्षण मिला जी। और फिर धीरे धीरे उसमें उस बात पे अमल करते करते आखिर वो भी दिन आ गया जो जिस दिन हमें यहाँ से जाना पड़ा ट्रैकिंग के लिए। कहाँ पर की थी आपने ट्रैकिंग? ये सार पास था हिमालय में। अच्छा। रायसन नाम का एक गांव है, रायसन गांव से लेके ऊपर जाना था। तो कितने फीट ऊपर तक गए थे? समंदर की सतह से 13,800 फीट पे हम थे। ओह, क्या बात है, वाह। तो उसमें कोई कठिनाई नहीं हुई किसी तरह की आप लोगों को? बहुत तरह की कठिनाई होती है, क्योंकि कई जगह पे जो छोटी सी यानी चलने की जो ये थी, चलने की जो पट्टी थी बहुत छोटी थी जी। रास्ता बहुत बड़ा नहीं था। जी जी जी। एक तरफ से पहाड़, दूसरी तरफ खाई। यानी अगर ऊपर से गिर गया तो हड्डी भी नहीं मिलेंगी, इतना गहरा था वो। लेकिन जो मेरे एस्कॉर्ट थे उन्होंने एक नया तरीके करके उन्होंने बराबर हमें चलाया। अच्छा। एक वहाँ पे ब्रिंगटा टॉप नाम का एक एरिया है। ब्रिंगटा टॉप? हाँ। अच्छा। तो ब्रिंगटा टॉप एक पहाड़ी है छोटी सी जी। वहाँ पे जो जितने भी हमारे साथ में साथी थे 32 लोग थे कुल मिला के हम जी। उसमें 2 ब्लाइंड और बाकी सब साइटेड जी। मैं और मेरा भाई दोनों ने हिमालय ट्रैकिंग करे। अच्छा। तो जो साइटेड थे उन्होंने भी आंखों को पट्टी बांध के अरे भाई इनको कैसा लगता है, थोड़ा प्रैक्टिकल को देखे, तरह से करके देखा। यानी एक तरह से थोड़ा सा मजाक भी किया
लेकिन कुछ गलत नहीं रहा जी। जो बर्फ का एरिया था, जी जी जी, नया नया एरिया, बर्फ का एरिया नया, हमारे तो बर्फ है, फ्रिज का बर्फ मालूम था। बिल्कुल सही है जी। या फिर वो बर्फ कारखाने से निकली हुई बर्फ खिला दी जी। वहां गए, वहां जो मेरे एस्कॉर्ट थे उन्होंने डायरेक्ट हाथ लगा दिया। अब ठंडा ठंडा स्पर्श हुआ है, क्या है भैया? मैंने बोला ये ठंडा क्या दिखा रहा है? निकाल, बोले क्या है देख ले। बोले तू। वहां थोड़ा सा खुरचने के बाद वो बर्फ हाथ में आ गई। अरे ये तो बहुत ही अजब चीज है भाई। अच्छा। बर्फ है ये, कल आपको इसके ऊपर से चढ़ना है। अच्छा। हाँ। 9 किलोमीटर का फासला बर्फ से गुजरना पड़ा, जिसमें 7.5 किलोमीटर चढ़ाई थी और 1.5 किलोमीटर की ढलान थी। अच्छा। आमतौर पे लोग सोचते ढलान पे तो आप खड़े खड़े जा सकते हैं। नहीं, स्कीइंग करना इतना आसान नहीं है। यानी जीवन के हर रंग को आपने एक तरह से जिया है। जी जी। और यही कारण है कि आपने जो डोर टू डोर सेलिंग भी किया, वहां भी कोई कठिनाई आपको कुछ खास महसूस नहीं हुई? बस पैसा नहीं था उसमें, इनकम नहीं थी। हाँ जी। लेकिन वो संघर्ष भी आपने किया जी। और विवाह के मामले में आप खुशकिस्मत रहे कि बहुत ज्यादा संघर्ष करने के बावजूद भी आज कमल जी के रूप में आपको एक बहुत अच्छा जीवन साथी मिला है। जी जी। कमल सर, ये बताएं कि परिवार को बढ़ाने के बारे में क्या विचार रहे आपके? क्या मतलब सोचा आपने? कैसा? परिवार को बढ़ाने के लिए? जी जी। परिवार को तो नहीं बढ़ा सकते। जी जी जी। अभी कमल मैम, सर के फैमिली में सब लोगों का कैसा है रवैया? अच्छा है आपके प्रति? हाँ, अच्छा है। अच्छा है। तो कभी आपका भी मन करता होगा कि आज तो तबीयत ठीक नहीं है, आज कुछ जो है वो सर भी कुछ करें, तो कुछ सिखाया कि नहीं आपने सर को? त्यांचं म्हणणं की तू काही मला वेगळं शिकवलं की नाही, जर तुझी जर तब्येत खराब असेल तर तू काही स्वयंपाक असतो। क्या बात है। मराठी भी थोड़ी बहुत जो है। नहीं, जी, ऐसी कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ऐसी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। जी 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 जी। हाँ, लेकिन मैं बना लेता हूँ सर। आप सब कर लेते होंगे। मैं वही पूछने वाला था कि मैंने कहा जब इतना सारा काम किया आपने, तो ये घर के जो खाना या इस तरह की चीजें, वो भी आपने कहीं ना कहीं सीखा होगा संजय सर, मुझे ऐसा लगता है। अभी कैसा है कि माँ के हाथों तले जी इंसान रहा तो कुछ ना कुछ तो सीख ही जाता है। क्या बात, क्या बात। आपके घर में ब्लाइंडनेस के प्रति लोगों को मतलब कोई अनुभव नहीं था, है ना सर? हाँ जी, हाँ जी। बावजूद उसके आप दोनों भाइयों को आपके मम्मी पापा ने पूरा मतलब एक तरह से आत्मनिर्भर बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, मुझे लगता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये जब तक मैं अंध विद्यालय में गया नहीं, तब तक के मेरे परिवार में, क्या मेरे ननिहाल में भी किसी ने ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि हम दोनों अंधे हैं। तो ये सोच कैसे विकसित हुई सर आपके परिवार की? मतलब अभी ये सोच कैसे विकसित हुई, ये तो वे ही जाने। अच्छा, लेकिन आप क्या देखते हैं? आप अगर ये प्रश्न अपने आप से करें तो इसका उत्तर क्या मिलेगा? ये एक तो उनका हमारे प्रति थोड़ा सा त्याग है कि भाई हमारे बच्चे ऐसे हैं तो इनको ऐसा महसूस ना हो कि हम किसी तरह से अपाहिज या किसी तरह के कमी है हमें। जो मेरे मामा श्री थे, मामा श्री हमें तैरने के लिए लेके जाते थे, साथ में सिखाते थे। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे कोई है नहीं थे, ना माता पिता, ना मामा मामी वगैरह कोई नहीं। आपके जो दोनों सिस्टर्स हैं, उन लोगों की जो फैमिली है, वहाँ भी आप दोनों भाइयों का सम्मान उतना ही है या वहाँ पर थोड़ा सा कुछ परिवर्तन लगता है आपको? पूरी तरह से सम्मानित है। अच्छा, पूरी तरह से। बड़े जीजा जी डॉक्टर है, बहन भी डॉक्टर है। क्या बात है। तो अमरावती शहर कितना बड़ा है सर? महानगर निगम है। अच्छा, यहाँ 3-3.5 लाख की पॉपुलेशन में। यहाँ आप जहाँ रहते हैं, हाँ, वहाँ लोगों का रवैया कैसा है आप लोगों के प्रति? मतलब आज कुछ समझते हैं वो ब्लाइंड व्यक्ति की आवश्यकताओं को, या कुछ फायदा उठाने की कोशिश करते हैं? वो क्या है मतलब माहौल? नहीं, ऐसा कुछ तो अभी तक नहीं हुआ है सर। अच्छा, कॉलोनी में सभी मिलजुल के रहते हैं। सभी रहते हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं। और हमारी कॉलोनी सुदृढ़ है, यानी जैसे कि रोड अच्छा है, दोनों तरफ से पेवमेंट बने हुए हैं जी। थोड़े पेड़ वगैरह तो वो रहना कोई गलत नहीं है। नहीं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन माहौल उनकी सोच, मतलब जो पड़ोसी अच्छी है, सबकी सोच पड़ोसी की दृष्टि से यानी हेल्पिंग नेचर है। आपने कभी सोचा सर इस बारे में कि जो ब्लाइंड व्यक्ति है उसको शादी ब्याह वगैरह में इतनी दिक्कतें क्यों आती हैं? हाँ, तो क्या है कि तो
समाज का जो रवैया है, अभी मेरे जो कुछ ब्लाइंड मेरे जो दोस्त है, अमरावती अकोला में फुलारी नाम का एक मेरा विशेष शिक्षक है, फुलारी नाम के, उनकी दोनों बहनें दृष्टिबाधित है, वो आरपीडीसी वाले हैं सभी। तो उनकी शादी में बहुत दिक्कत आ रही है। अच्छा। क्योंकि दोनों बहनें कुछ करती नहीं, घर में बैठी है, और ये सर अकेले शिक्षक है समग्र शिक्षण अभियान में। तो उनको पिताजी को जब बताया तो वो बोले, अरे भाई मैं मेरे बच्चियों का कैसा करूंगा। मैंने बोला आपको तो शादी करानी है, जब तक बहू इस घर में नहीं आ सकती। सही है, लेकिन हम जानना ये चाह रहे थे कि मतलब क्या लगता है आपको कि ये इतनी मतलब ऐसी क्या वजह है कि लोग आज भी एक जो अंधत्व है या ब्लाइंडनेस है उसको स्वीकार करने से थोड़ा सा बचते हैं? मतलब हाँ, वो तो बात सच है, बचते इसलिए कि कहीं जो गलत धारणाएं है जी। अब जैसा मेरी बड़ी बहना की शादी हो गई तो जी ने हमारी भी टेस्ट पूरी करवाई जी, डीएनए टेस्ट करवाया। अच्छा। मेरी बहना को होने वाला बच्चा भी अगर अंधा होता है तो कैसा होगा? यस, जी जी जी, यहाँ तक की सोच थी। अच्छा। लेकिन जब पता चला डीएनए में कोई ये नहीं है, डीएनए में कुछ प्रॉब्लम नहीं है जी, तो फिर एक्सेप्ट हो गया कि सब कुछ एक्सेप्ट हो गया। कहीं ना कहीं मेरा बड़ा भांजा तो फिलहाल रामकृष्ण मिशन में चला गया है। अच्छा। आजीवन समर्पण रामकृष्ण मिशन। कहीं ना कहीं आपकी बात से ये भी स्पष्ट हो रहा है कि जो हमारे परिवार के बाकी के लोग होते हैं, हाँ, उनको दिव्यांगता नहीं होती है, फिर भी हमारे दिव्यांग होने की वजह से या ब्लाइंड होने की वजह से हाँ, थोड़ा सा उनके मतलब जीवन में भी कहीं कुछ संकट उत्पन्न हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, चलिए, लेकिन फिर भी ये सब ठीक है, सतर्कता के तौर पर भी अब हम देख सकते हैं इसको। हाँ जी, हाँ। तो कहीं प्रोग्राम वगैरह कार्यक्रमों में जाना होता है आपका दोनों का सर? हाँ जी, इसके मायके में भी जाता हूँ और इधर हमारे परिवार में भी कार्यक्रम रहते तो हम जाते हैं साथ में। अच्छा। मैंने बचपन से ही मैं सभी कार्यक्रमों में शामिल होता गया। तो क्या सोचते हैं लोग सब? कैसा होता है कि थोड़ा सा सुरक्षितता की भावना उस वक्त मुझे आ जाती है कि भाई यहाँ मेरा कैसा होगा, लेकिन ये पूरी सटीकता से मेरा साथ देती है कि मुझे उतना थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है मेरा। वो कॉन्फिडेंस जो आपका डगमगाता है, हाँ, वो मैडम के साथ देने की वजह से मतलब ठीक हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्यों आपका कॉन्फिडेंस एकदम क्यों डगमगा जाता है? कैसा है कि जहाँ मैंने जो अलग जगह है, परिचित जगह नहीं है जी जी जी, अपरिचित जगह पर एक दृष्टिबाधित के लिए थोड़ा सा असुरक्षित महसूस करना कुछ गलत नहीं है। आप कहिए कैसा, ये गलत है या सही है? नहीं नहीं, बिल्कुल अपरिचित जगह पे तो थोड़ा डर तो लग सकता है। हाँ जी, ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने। तो आप सर शास्त्रों का भी अध्ययन कर चुके हैं। हाँ जी। आज आप समाज में जब जाते हैं लोगों के बीच में, हाँ जी, जब कभी आपको अवसर मिलता है तो लोगों की सोच को बदलने के लिए आप कौन से विशेष प्रयास मतलब करते हैं अपनी ओर से? हाँ, तो ये दृष्टिबाधिता कोई गलत चीज नहीं है, ये सिखाना, ये तो बताना ही पड़ता है कि इसको आप अंधविश्वास के साथ न जिए। ये एक साधारण व्यंग्य है, ये कोई रोग नहीं है या फिर किसी कुप्रवृत्ति के कारण नहीं बना है जी। क्योंकि देहातों में आज भी बहुत से बच्चे जो दृष्टिबाधित जितने भी बच्चे हैं, उनके अभिभावकों का यही सोच रहता है कि भाई मेरे ही बच्चे पे क्यों। बिल्कुल, सबसे पहला प्रश्न यही आता है दिमाग में, हाँ, कि मेरे ही बच्चे पे क्यों। उसके लिए उनको समझाना पड़ता है कि भाई ऐसा कुछ होता है। जैसे एक मुझे घड़ी के जो निर्माता रहते हैं, घड़ी बनाने वाले जी, कि संजय जी देखो, बोले आपकी आंखें छोटी क्यों है। एक घड़ी बनाने वाले ने घड़ी बनाना चाहा, वो घड़ी बन गई, छोटी सी बन गई। बाद में उसने डायल बदला, सब बदला, लेकिन वो घड़ी का पार्ट बदल ही नहीं सका। तो ईश्वर ने आपको बनाया, आपकी आंखें छोटी बन गई। आप उसमें कितना भी प्रयास करो वो ना बदले, तो उसको स्वीकार करके चलो। बिल्कुल सही है। तो उसको स्वीकार तो कर लिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको स्वीकार कर लिया। तो आपके जूनियर साथी और आपको जानने वाले सर सलाह वगैरह भी लेते होंगे कई बार आपसे? हाँ जी। आपके जो दूसरे साथी हैं, दृष्टिबाधित साथी, आपसे गाइडेंस वगैरह भी लेते होंगे? गाइडेंस लेते हैं ना। क्या कहते हैं आप उनको?
कि आप प्रयासरत रहो, भले आप दोनों आंखों से दृष्टिबाधित हो, लेकिन प्रयासरत रहो कि आप सटीकता से कैसे व्यवहार करेंगे। समाज में अपनी कमी को दिखाने के बजाय हम भी कुछ समाज के प्रति उत्तरदायी है, ये सोचना है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बिल्कुल। जैसे हम भी दाता बन सकते हैं, सिर्फ उपभोक्ता के बजाय दाता भी बनना चाहिए। दाता भी बनना चाहिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमराही कार्यक्रम संजय दुर्गादास मुले सर, अमरावती महाराष्ट्र से, जिनकी ज्यादातर बातचीत को आप सबने सुना और उनके साथ उनकी श्रीमती जी साऊ कमल जी को भी आपने बीच बीच में सुना। अब ये आपके ऊपर है कि आपने इस कार्यक्रम से क्या समझा, क्या सीखा। हमराही कार्यक्रम में हर बार नया विषय, नया परिवार, नई बातें, नई कहानी और परिस्थितियां कमोबेश एक जैसी हो सकती है, लेकिन प्रयास हमारा यही रहता है कि हर बार कुछ अलग अलग माहौल, अलग अलग परिस्थितियां आप सबके सामने प्रस्तुत की जाए। तो यूं ही रेडियो मधुबन 90.4 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। संजय सर। हाँ जी। हाँ। अभी आज के दौर में, आज की परिस्थितियों में क्या लगता है, आप अपने दृष्टिबाधित साथियों को आप अपने जीवन से सीख करके क्या कहना चाहेंगे, जिससे कि वो अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं? उदासी तो दिल में छिपी है जी, उदासी को बाहर मत निकालिए। अच्छा। जगत को दिखाना है तो आपका हंसता मुख दिखाइए। हो, क्या बात है, वाह। मतलब हंसना भी है और गम को छुपाना भी है। जी जी। ओहो, क्या बात है, बहुत गहरी बात कह दी आपने जी। कमल मैम। हाँ? कैसा लगा आपको आज कार्यक्रम में आकर के, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। ज्यादा बातचीत तो आपसे हो नहीं पाई, लेकिन फिर भी अच्छा लगा। जी जी जी। मैं तो आज पहली बार बात कर रही हूँ किसी कार्यक्रम में, है ना? हाँ, किसी कार्यक्रम में आज पहली बार बात की मैंने, आज तक किसी कार्यक्रम में बात नहीं की। बहुत अच्छी बात है। यूं ही आप दोनों का साथ, सफर आगे चलता रहे और आप लोग ऐसे ही खुशहाल बने रहें, यही रेडियो मधुबन की भी कामना है। आप कुछ कहना चाहेंगे कमल मैम अंत में सुनने वालों को? सुनने वालों को आप संदेश क्या देंगी? सुनने वालों को संदेश जी। सर मुझे तो क्या कोई बात नहीं। संजय सर, कोई ऐसी बात जो रह गई हो, छूट गई हो, आप कहना चाह रहे हो, अपनी ओर से आप उसमें कुछ शामिल करना चाहते हो तो? दाम्पत्य जीवन में जी, जीवन साथी ऐसा होना चाहिए कि उस अपने प्रियतम या प्रियतमा की पूरी सम्मान करे जी, यानी एक दूसरे से घृणा ना करे। नहीं तो कई बार ऐसा भी देखा है जहां मैंने कि एक टीचर थे मेरे पहचान के। अच्छा। उनकी पत्नी उनसे दूर दूर रहती थी कि नहीं भाई इनको दिखता नहीं। और मैंने बोला मैडम इनको दिखता नहीं, लेकिन इनके कारण आपके आज के तारीख में शोभा है। जी। ऐसा भी आपने अपने जीवन में देखा है, मतलब कि किसी की पत्नी दूर दूर रहती हो? हाँ जी। अच्छा। मैंने अलग अलग अनुभव बहुत लिए शरीर में। यानी कहीं तो जब हम हिमालय ट्रैकिंग को गए तो आस पड़ोस के लोगों ने, जो आजू बाजू की बाकी वसाहतों में जो लोग रहते हैं, माता पिता से डायरेक्ट बोलना चालू कर दिया, आपको दोनों बच्चे बोझ हो गए थे इसलिए आपने उनको आत्महत्या करने पे छोड़ दिया। ओह, अच्छा। यानी क्या मेरी माता की क्या दशा होंगी उस वक्त, ये वे ही जाने। वास्तव में मतलब इस तरह से वो एक तरफ अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं और दुनिया कुछ और सोच रही है। हाँ जी। इसलिए तो हर बच्चे को यही मेरी शिक्षा है कि आप आगे बढ़ो, दिक्कतों को पार करते हुए जाना ही है। हिमालय ट्रैकिंग के बाद में 2 अर्ध मैराथन शरीर जो रोड चैंपियन है वो भी मैं दौड़ चुका हूँ, रोड रेस चैंपियन जी। यानी हर जगह पे इंसान ने खुद को ये करना है, खुद को खुलेपन से रहना है, बिल्कुल। समाज को दिखाना है कि हम भी किसी की चीज में कम नहीं है। जी जी जी, बहुत सही कह रहे हैं। आज अभी मेरी 53 उम्र चल रही है, लेकिन अभी MA सेकंड ईयर में अभी एडमिशन हुआ है मेरा। ओ, अभी भी मतलब आपकी पढ़ाई आप जारी रखे हुए हैं? जी जी। क्या बात है, वाह। शिक्षण शास्त्र से MA कर रहा हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। और इसका मुझे इंक्रीमेंट की दृष्टि से फायदा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है जी, लेकिन बस एक ललक है आपके अंदर
कि जो इच्छाएं पूरी करनी है। तो श्रोताओं, आज का हमराही कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं। उम्मीद है कार्यक्रम आप सबको पसंद आया होगा। कुछ बहुत ही अलग तरह की बातें इस कार्यक्रम में जानने समझने को मिली होंगी आप सबको। तो संजय सर और कमल मैम, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। जी जी जी। श्रोताओं, सुनते रहें रेडियो मधुबन 90.4 FM और मुस्कुराते रहें हमेशा। रेडियो मधुबन का ऐप आप अगर एंड्रॉइड फोन चला रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हर रविवार शाम 5 बजे से 6 बजे तक हमारा ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसके अलावा 7 दिन रेडियो मधुबन आपकी सेवा में है। शनिवार को रात 8 बजे मन की आंखों से कार्यक्रम भी आता है, जो कि दिव्यांग साथियों से ही संबंधित होता है। और रेडियो मधुबन में अगर आप कॉल करना चाहें, कोई अपने सुझाव देना चाहें, कोई अपनी बात रखना चाहें या आप कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहें, सबसे महत्वपूर्ण बात, तो आप 94-1415-1415 पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 9414151415। यदि आप ईमेल करना चाहें तो info@radiomadhuban.in। तो ये हमारा सफर यूं ही चलता रहेगा श्रोताओं। ऐसे ही हम आपके लिए नए नए अच्छे कार्यक्रम लाने का प्रयास करते रहेंगे। इंतजार आप सबका है। इंतजार है कि आप स्वयं क्या अपने जीवन की कहानी, अपने विवाह के बारे में अगर बताना चाहें तो इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमेशा कोई भी दिव्यांग साथी जो विवाहित हैं इस हमराही कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी संघर्ष यात्रा को अपनी जुबानी सभी के सामने बता सकते हैं। क्योंकि समाज में जब तक नई नई कहानियां, नई नई बातें, नए नए विचार नहीं आएंगे, तब तक ये जो बदलाव की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं होगी। और बदलाव एक दिन या एक महीने या एक साल में नहीं होता है, ये एक सतत प्रक्रिया है। इसके लिए आपको, हम सबको बेजोड़ प्रयास करने की आवश्यकता है। तो श्रोताओं, आप सबका इंतजार रहेगा इस कार्यक्रम में। आइए, जुड़िए और हमराही कार्यक्रम को और रेडियो मधुबन को सुनते जाइए। अब मुझे इजाजत दीजिए। मिलते हैं अगले रविवार फिर किसी और हमराही के साथ। नमस्कार। नमस्कार।